हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज एग्रोनॉमी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका इरिगेशन। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो लास्ट तक देखना, आप पूरा का पूरा इरिगेशन सिस्टम हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये चीज़ मैं गारंटी देता हूँ आपको। आपको सिर्फ इतनी करनी है कि आपको सिर्फ लेक्चर को ध्यान से समझना है, कोई नोट्स नहीं बनानी। मैं आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इरिगेशन टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इरिगेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन। ठीक है, आप इरिगेशन से समझते क्या हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, बताना ये इरिगेशन है या नहीं है। जैसे मान के चलिए ये आपका फील्ड है ना, और इस फील्ड में आपने कोई क्रॉप को लगा रखा है। ठीक, आपने कोई क्रॉप को यहाँ पे लगा रखा है। अब हुआ क्या कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट डे पानी देना था, इस फील्ड में आपको इरिगेशन देनी थी, लेकिन हुआ क्या, ऑन द सेम डे शाम में बारिश हो गया। ठीक है, रेनफॉल हो गया। तो क्या ये इरिगेशन हुआ? आप इसको बोलोगे कि हाँ मैंने, या फिर हमारे खेत में इरिगेशन हो गया। इज इट राइट और रॉन्ग? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने खेत के अंदर, अपने फील्ड के अंदर कोई क्रॉप की सोइंग करी थी, आपको उसको नेक्स्ट डे जो है वो इरिगेशन देना था, लेकिन हुआ क्या कि शाम में ही बारिश हो गया। ठीक है, अब क्या आप ये बोलोगे हमारा खेत जो है वो इरिगेट हो गया? क्या यहाँ पे ये वर्ड इरिगेशन के लिए सही है? इसको हम इरिगेशन बोलेंगे? डेफिनेटली। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे होंगे यहाँ से आपको तो पानी देना है, तो था पानी, हम कैसे भी दें, पानी तो दे ही मिल ही गया उसको, तो इरिगेशन तो बोलेंगे। लेकिन ये टेक्निकल गलत है, इरिगेशन इसको नहीं बोलेंगे। इरिगेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम आर्टिफिशियली किसी मीडियम के थ्रू अपने फील्ड में पानी को ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरिगेशन बोलते हैं। जैसे यही आप नेक्स्ट डे क्या करते हैं, बाय द आपके पास ट्यूबवेल हो गया, उसके थ्रू या फिर बोरिंग के थ्रू आप अपने फील्ड के अंदर इरिगेशन डालते आर्टिफिशियली, तो उसको हम बोलेंगे क्या? इरिगेशन। तो इरिगेशन जब भी आप इसको डिफाइन करोगे ना, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल जो है वो वर्ड डेफिनेटली इंक्लूड करना। ठीक है, अगर नेचुरली हो रहा है तो उसको इरिगेशन नहीं बोलेंगे, आर्टिफिशियली हो रहा है उसको इरिगेशन बोलेंगे। होप सो आपको इरिगेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए इनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया इरिगेशन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो आपको पता है कि इरिगेशन जो है 4 टाइप का होता है: सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है, इसके अलावा होता है आपका ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, अब सरफेस इरिगेशन जो है वो अगेन, एक मिनट, हाँ, वो अगेन जो है वो आपका 2 टाइप का होता है, फ्लडिंग और फरो, है ना। इसके अलावा जो आपका ड्रिप है वो सरफेस होता है, सब सरफेस होता है। स्प्रिंकलर जो है वो माइक्रो स्प्रिंकलर होता है, ओवरहेड स्प्रिंकलर होता है, रेन गन होता है ना, और सेंट्रल पाइवट होता है। सब बताऊंगा आपको, सिर्फ अभी यहाँ पे आपको, क्योंकि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ना, तो आप इस जो चार्ट, ये जो हमारा डायग्राम है, या फिर इसको बोल सकते हो जो आपका ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, इसको आप डेफिनेटली दिखाना। एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब जो फ्लडिंग इरिगेशन होता है ना, अगेन इस क्लासिफिकेशन है: वाइल्ड फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक बेसिंग, रिंग बेसिन। ठीक है, इसके अलावा जो फरो होते हैं, इनमें आपका डीप फरो, कोरुगेटेड फरो, है ना, सर्ज इरिगेशन, ये सारे शामिल होते हैं। तो आपको इसको एग्जाम के अंदर ड्रॉ करनी है, इसके बाद 1 बाय 1 आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। नौ, सबसे पहले समझते हैं आपका सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या क्या आता है। देखिए, सरफेस इरिगेशन के अंदर आपके 2 फ्लडिंग आते हैं और फरो इरिगेशन आता है। फ्लडिंग के अंदर फ्री वाइल्ड फ्लडिंग आते हैं, बॉर्डर फ्लडिंग आते हैं, चेक फ्लडिंग आते हैं, बेसिंग मेथड आते हैं, और फरो के अंदर डीप फरो और कोरुगेशन आता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसे भी आप अपने कॉपी के अंदर शो कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, तो अपने पहले जो इरिगेशन के टाइप्स हैं उनको देखते हैं। जो हमारा है फ्लडिंग, क्या आप लोग फ्लडिंग से क्या समझते हो? अगर बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं ना जिनके नेम में ही इंडिकेट होता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, फ्लडिंग, फ्लड किसको बोलते हो भैया? बाढ़ आ गया, पूरा का पूरा फील्ड में हमारा भर चुका है, तो उसको बाढ़ बोलते हैं। तो कुछ इसी टाइप का कंसेप्ट यहाँ भी है। आपको पीछे फोटोग्राफ के अंदर दिखाई पड़ रहा होगा कि ये हमारा फील्ड है और इस फील्ड के अंदर कोई क्रॉप लगे हुए हैं और पूरे के पूरे फील्ड में जो है वो पानी हमारा
डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लडिंग बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आप गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब गेहूं की खेती की जाती है, जब पेड़ी की खेती की जाती है, तो हम पानी पूरे फील्ड में छोड़ देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा फील्ड है, इसमें हमारे क्रॉप्स लगे हुए हैं और हम जो पानी को एक साइड से छोड़ रहे हैं और पानी हमारा अनकंट्रोल मैनर में पूरे के पूरे फील्ड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लडिंग बोलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना है, चीज़ आराम से समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इनके हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होता है, पानी फ्लो करता है, ठीक है, डायरेक्टली हमारे फील्ड के अंदर। हम यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं करते, पानी अपने अकॉर्डिंग पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है अपने किसी भी साइड की तरफ, है ना। इसके अलावा यहाँ पे हम उसको गाइड भी नहीं करते कि भैया आप इधर जाइए, पानी इधर जाइए, ये पूरा अपने फील्ड में जो है वो अपने अकॉर्डिंग वो अपना डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे वाटर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए ये मेथड आपका काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है, क्योंकि इसमें हमको कोई कुछ करना नहीं होता है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं आजकल देखे होंगे, फील्ड में पानी छोड़ दिए, उनको पता है कि भैया 2 घंटे बाद हमारा फील्ड पट जाएगा, उसके बाद जाके उसको मोटर को बंद कर देंगे, है ना। तो मतलब काफ़ी इजी मेथड, आप आराम से करके अपने दूसरा काम भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इन एक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इन एक्सपेंसिव तो है ही, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव बन जाता है जिनके पास पानी की कमी है। ठीक है, जिनके यहाँ उतना पानी है ही नहीं, तो उनके लिए क्या होता है, पानी का उनको कॉस्ट देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि पानी आपको ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बट मोस्टली जिनके पास पानी है उनके सेंस में काफ़ी इजी मेथड है और काफ़ी इनएक्सपेंसिव मेथड है। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि सर इसको हम क्या आलू में प्रैक्टिस कर सकते हैं? भैया हमने अपने फील्ड के अंदर आलू लगाया हुआ है, उसमें हम डाल दीजिए, फ्लडिंग कर दीजिए, डेफिनेटली आपका आलू का फील्ड सही से ग्रो करेगा ही नहीं आपका आलू सही से बैठेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये खराब मेथड है आपके लिए। तो ये हम ऐसे क्रॉप में ये मेथड यूज करेंगे जो जनरली क्या हो, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप हो। जैसे कि आप इसको यूज कर सकते हो, आप पैडी के अंदर यूज कर सकते हो, इसे आप वीट के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्रॉप है जो कि काफी क्लोजली उनको लगाया जाता है, तो उनमें आप इस तरह के जो मेथड है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आलू के अंदर आप बोलोगे ग्राउंडनट के अंदर, तो इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप आपको है वो है दैट इज बॉर्डर इरिगेशन। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी को गाइड कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि हम फ्लडिंग में क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा पानी जो है हमारे फील्ड में फैल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉर्डर बना देंगे ताकि पानी यहाँ वाला यहाँ पे ना आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बॉर्डर बना देंगे फील्ड में डिवाइड करके, फिर पानी यहाँ से फिर ये हमारा भर जाएगा, इसके बाद पानी को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, फिर ये भरेगा, फिर पानी को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, बीच में एक बॉर्डर बना दिया, दैट इज नोन एज बॉर्डर इरिगेशन। जैसे कि आपको फील्ड में दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा फील्ड है बड़ा सा, ठीक है, और इस फील्ड के अंदर हमने क्या करा है, ऐसे ऐसे बॉर्डर बना दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बॉर्डर इरिगेशन, और एक टाइप है किसका, सरफेस इरिगेशन का। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है ना। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मेरा काम है सिर्फ समझाना, मैं कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है। ये सिर्फ हमारा एक रिवीजन बैच है, ऑलरेडी मैंने इरिगेशन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखिए बॉर्डर इरिगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, हम एक लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप हम बना देते हैं। ठीक है, और ताकि पानी हमारा इस पार से उस पार ना जाए। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड को हम डिवाइड कर देते हैं ना, आपको दिखा था ना कि फील्ड है, इसको हम ऐसे से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आती है, यहाँ से आपका एमसीक्यू पूछा जाता है ये वाला पॉइंट से कि भैया इस टाइप के जो मेथड है बॉर्डर इरिगेशन है, इसको हम कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे स्लोप कितना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लोप जो है वो एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए और कम से कम 0.05% होना चाहिए। स्लोप की बात करें तो मिनिमम 0.05% और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2%। ठीक है, तो याद रखिएगा बॉर्डर इरिगेशन कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे स्लोप 0.05 से लेके 2% हो, तो वहाँ पे हम ये टाइप के जो मेथड होते हैं उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये बॉर्डर इरिगेशन है वो सूटेबल कहाँ है। अब देखिए मोस्टली यहाँ पे ये है कि ये जो मेथड होता है ना वो वहाँ सूटेबल होता है जहाँ पे पानी जो है वो मॉडरेटली लो और मॉडरेटली हाई मतलब जिसका इनफिल्ट्रेशन रेट, जैसे मांगे चलिए कि आपको पता है कि ये फील्ड है और ये हमारा सैंडी सॉइल है,
या फील्ड की जो मिट्टी है वो सैंडी सॉइल है, और सैंडी सॉइल में पानी जो है बहुत तेजी से इनफिल्ट्रेट होता है, मतलब बहुत जल्दी पानी हमारा नीचे की तरफ चला जाता है। इसलिए सैंडी सॉइल के अंदर हम पानी को रेगुलर इंटरवल में डालते हैं, ठीक है, हर 2 दिन में पानी यहाँ पे हमको डालना होता है, क्योंकि सैंडी सॉइल है, इनमें इनफिल्ट्रेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पानी फर्स्ट में आपका नीचे बैठ जाएगा। अब आप सोचिए कि आपका फील्ड जो है वो सैंडी सॉइल से भरा हुआ है, और इसमें आप बना दिए हो बॉर्डर, इसमें पानी डाल रहे हो, तो पानी डालोगे फर्स्ट तो नीचे से चला जाएगा, क्योंकि उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको रेगुलर वे में हमको इरीगेशन करने की जरूरत पड़ती है हर 2 से 3 दिनों के अंदर, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉइल में प्रैक्टिस करनी है ये मेथड। अब देखिए, क्योंकि हम बालू है, इसमें कितना पानी डालोगे वो आपका नीचे बैठ जाएगा, तो इसलिए बोलता है कि ऐसे सॉइल में प्रैक्टिस कीजिए जहाँ पे जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो या तो मॉडरेट हो या फिर काफ़ी ज़्यादा लो हो, है ना। जैसे आप इसको क्ले सॉइल में प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको आप लोमी सॉइल में प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा सैंड होता नहीं है, तो पानी डालोगे तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुकेगा, ठीक है, फिर धीरे पानी हमारा नीचे की तरफ इनफिल्ट्रेट होने लगता है, ठीक है। मतलब ऐसे सॉइल में प्रैक्टिस नहीं करनी है जो काफ़ी ज़्यादा हाई हो, जहाँ पे पानी फर्स्ट से हमारा नीचे की तरफ इनफिल्ट्रेट हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो उसमें हमको प्रैक्टिस नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात कि हम जैसे बताया ना मैंने आपको कि सैंडी सॉइल में हमारा सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो इनफिल्ट्रेशन रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। आप क्ले सॉइल के अंदर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हैवी क्ले के अंदर भी नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई मेरे, आपको पता है कि हमारे पास बहुत टाइप के सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल होते हैं, लोमी सॉइल होते हैं, क्ले सॉइल होते हैं। अब क्ले सॉइल में क्योंकि आपको पता है क्ले सॉइल के अंदर जो इनफिल्ट्रेशन रेट होती है वो काफ़ी लो होती है, क्योंकि वो मिट्टी हमारा काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ना, और उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा है, तो इसलिए वो मिट्टी की चिकनी होती है, और वहाँ पे पानी डालोगे तो बहुत लंबे टाइम तक आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर हैवी क्ले है, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्ले है, तो वहाँ पे भी आप इस मेथड को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी में पानी बहुत देर तक रहेगी ऊपर, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत ही लो है, तो पानी यहाँ बहुत देर तक खड़ी रहेगी, जिसकी वजह से हमारे जो क्रॉप के फर्स्ट जो रूट है वो सड़ने लगेंगे, तो उसमें भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो और ऐसे भी क्रॉप में प्रैक्टिस, ऐसे भी मतलब मिट्टी में प्रैक्टिस नहीं करनी है जिनका इनफिल्ट्रेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे सैंडी सॉइल, उसमें डालोगे तो पानी फर्स्ट आपका नीचे चला जाएगा, तो कितना पानी डालोगे आप, ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसलिए ऐसे सॉइल को चूज़ कीजिए जिसका इनफिल्ट्रेशन रेट या तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मीडियम में हो, या फिर मीडियम से हाई हो, ना ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो, तो ठीक है, समझ में आ गई। तो उसमें हम कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैंडी सॉइल में इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ सुटेबल है, तो भैया जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है उसमें आप कर, जैसे आप वीट में कर सकते हो, आप बार्ले में कर सकते हो, फॉडर क्रॉप लगाए हो, बरसीम लूसन वगैरह वहाँ पे कर सकते हो, कुछ लेग्यूम्स क्रॉप लगाए हो उसमें कर सकते हो, लेकिन ये राइस के लिए सुटेबल नहीं है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो बॉर्डर इरीगेशन है वो आप राइस के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चे इसको भी मार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका एडवांटेज क्या है भैया, एडवांटेज ये है कि आप पानी जो है वो प्रॉपर वे में इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पूरा का पूरा फील्ड को पानी मिलेगा, ठीक है। आपका पानी यहाँ से वहाँ ओवरलैप नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा, कि यहाँ की मिट्टी बह के इधर नहीं आएगी, ठीक है। तो आपका सॉइल इरोजन से भी बच जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, है ना। यहाँ पे आपके लेबर भी जो है उन लेबर रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है, ठीक, इज इट क्लियर। पानी का पूरा फ्लो होगा, मैं जैसे मैंने बताया कि क्योंकि आपने यहाँ पे बना दिया है बॉर्डर, तो पानी हमारा पूरा का पूरा इस फील्ड में भरेगा, तो हर एक क्रॉप को पानी मिलेगा, ये एडवांटेज होता है। डिटेल में आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। चलिए अगला आता है आपका बेसिन इरीगेशन। अब बेसिन भी आपका 2 टाइप का होता है, चेक बेसिन और रिंग बेसिन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, बेसिन के अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे मान के चलिए ये हमारा फील्ड है, अब इस फील्ड को हम ऐसे, जैसे वहाँ पे क्या कर रहे थे, ऐसे डिवाइड कर रहे थे ना बॉर्डर इरीगेशन में, लेकिन अब यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। मतलब सोचिए हमारा 1 2 3 4 5 6 हमारे पास यहाँ पे कंपार्टमेंट बन गया, ठीक है। फील्ड को ऐसे डिवाइड कर देंगे, पहले पानी इसमें भरेंगे, फिर पानी इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें। दैट मीन्स हमने क्या किया, एक बेसिन बना दिया, है ना। फील्ड के अंदर हमने एक बेसिन बना दिया, तो इसी को बोलते हैं चेक बेसिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ गया आपको। और चेक बेसिन जो है ना, इसी का एडवांस फॉर्म है आपका बॉर्डर इरीगेशन, ठीक है।
भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं सब कुछ बताऊँ, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने ये बताया कि भैया बॉर्डर इरिगेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, सिंपल सी बात, हम यहाँ पे बॉर्डर बना दे रहे थे, तो इसी का ये एक्सटेंसिव फॉर्म हुआ ना। और चेक में क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं फील्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स बन गए, तो इसी का जो वाइड फॉर्म है आपका बॉर्डर इरिगेशन है, ठीक है। अब बोलोगे सर कि बॉर्डर इरिगेशन ज़्यादा बेटर होता है कि चेक बेसिन ज़्यादा बेटर होता है? तो बेटर की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारा बॉर्डर इरिगेशन जो है वो अच्छा होता है। वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि मान के चलिए कि पानी हमारा यहाँ पे अगर है तो पानी को निकालने से आपको काफ़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे ड्रेनेज आप प्रॉपर नहीं बना पाओगे क्योंकि पूरा मिट्टी हमारा गीली हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो एक्सेस पानी आ गया तो यहाँ से आप बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो चेक बेसिन से बेटर थोड़ा बहुत ये मेथड होता है, दैट इज बॉर्डर इरिगेशन। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं चेक बेसिन में क्या होता है। बोलता है कि मोस्ट कॉमन टाइप के सरफेस इरिगेशन मेथड है हमारा, ठीक है। यहाँ पे फील्ड को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर यूनिट के अंदर, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा साइज़ होता है वो वेरी करता है, 10 मीटर स्क्वायर से आपका 25 मीटर स्क्वायर तक का हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि सॉइल किस टाइप का है, किस टाइप की टोपोग्राफी है, किस टाइप का क्रॉप आपने चूज़ किया है और किस टाइप का आपका स्ट्रीम का साइज़ है, ये डिपेंड करता है, ठीक। समझ में आ गया? अब यहाँ पे भी भाई जाहिर सी बात है क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉपर बेसिन बना दिया है तो वाटर को आप कंट्रोल में इरिगेट कर रहे हो, है ना। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब इसका एडेप्टेबिलिटी की बात करें कि कहाँ पे ये एडेप्टेबल है, तो ऐसी जगह पे एडेप्टेबल है जहाँ पे आपका लैंड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। जो आपकी इनफिल्ट्रेशन रेट है वो आपका मॉडरेट है ना। और मोस्टली जो अगर बात करें जो ग्रेन हो गया फिर फॉडर हो गया वो इनहेबी सॉइल एंड सुटेबल टू परमिएबल सॉइल, ठीक है। जैसे अगर आप ग्रेन लगाए हो या फिर कोई फॉडर क्रॉप लगाए हो तो ये इस टाइप के सॉइल के लिए क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं, ठीक। समझ में आ गया? चलिए इनके एडवांटेज की बात करें तो आपको पता है कि इसका एडवांटेज ये है कि पहली बात कि इससे सॉल्ट रिमूव होता है। सर सॉल्ट कैसे रिमूव होता है? जाहिर सी बात है, मान के चलिए कि आपका फील्ड है, ये आपने ऐसे ऐसे बना दिया है ना, चेक बना दिया है। अब मान के चलिए जो आप पानी इरिगेट कर रहे हो फील्ड के अंदर, उस पानी में सॉल्ट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। तो होता है क्या है कि आप जब पानी को जब डालोगे फील्ड में इरिगेशन पर्पज से तो ऊपर सॉल्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। अब जब सॉल्ट एक्यूमुलेट हो गया तो पानी अगर, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे समय तक ऐसे रहेगा तो पानी के साथ साथ जो आपके सॉल्ट होते हैं वो नीचे की तरफ लीचिंग करने लगते हैं, नीचे की तरफ बैठने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, ये इसका एडवांटेज है क्योंकि पानी बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रहेगा तो पानी के साथ साथ जो आपके सॉल्ट है वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सॉइल इरोजन है वो भी कम होता है क्योंकि हमारा जो ये हमारा बेसिन है और पानी इसी के अंदर है तो पानी हमारे यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं। अब पानी जब बाहर जाएगा नहीं तो मिट्टी को भी लेकर नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका सॉइल इरोजन भी जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। पूरा का पूरा फील्ड में हमारा पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिमिटेशन में जस्ट बताया आपको कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट का मूवमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। और ये ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्रेनेज का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेबर काफ़ी ज़्यादा चाहिए क्योंकि प्रॉपर फील्ड को हमको डिज़ाइन करना है तो लेबर भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और ये काफ़ी सेंसिटिव होता है वेट सॉइल में, ठीक है। समझ में आ गया? वेट सॉइल में काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है, ठीक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रिंग इरिगेशन। देखिए अभी तक जितना हम पढ़ रहे हैं आपको मैं डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा ये रिवीजन बैच है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दबाजी से आगे निकाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक बार से वो रिकॉल हो जाए एग्जाम से पहले कि हाँ इसमें ये सब चीज़ हमने पढ़ा था। नौ अगर मैं बात करूँ रिंग इरिगेशन की तो आपको पता है ये मोस्टली हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए सूटेबल होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए आप फील्ड यहाँ पे देखिए फील्ड में क्या किया गया है। ये हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा हुआ है, हो सकता है आपका गुआवा हो सकता है पपाया हो सकता है, ये लीची हो सकता है कोई भी हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, तो उसको हम लगा ऐसे ऐसे लगा हुआ है और उसके सामने क्या करते हैं वो रिंग बना देते हैं, मतलब गोला हम बना देते हैं, इसमें पानी भर देते हैं,
ठीक है, इस पानी भर दोगे। तो ये हम मोस्टली प्रैक्टिस करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। आपको दिखाई पड़ रहा ना, ये रिंग टाइप का, ये क्या है, रिंग इरिगेशन है। ठीक, देखिए क्या बोलता है, रिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ इरिगेटिंग फ्रूट ट्री, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और चार्ट में हम इसको मोस्टली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा छोटा हम रिंग बना देते हैं उसके जड़ के पास। ठीक है, और जहाँ पे उसको पानी जो है वो मिलता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो हम ट्रेंचेस बनाएंगे वो मोस्टली 30 से 50 सेंटीमीटर हम चौड़ा बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो मोस्टली आपको मैंने बताया कि भैया यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, इसलिए हमारा फील्ड है। ठीक है, हमने गुआवा लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे गोला सा एक रिंग बना देंगे और इसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है, रिंग मोस्टली यही करते हैं रिंग बेसिन के अंदर। ठीक, चलिए अब आता है आपका फरो इरिगेशन। अब फरो इरिगेशन क्या होता है, आप मोस्टली देखे होंगे कि हम आपके यहाँ जब फील्ड के अंदर आप लगाए थे आलू, तो आपने प्रॉपर यहाँ पे फरो बनाया होगा, रिज एंड फरो मेथड बनाया होगा। इसको आपने लगा दिया होगा क्रॉप, और यहाँ पे पानी आपने भर दिया। ठीक है, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे हमारे फसल लगे हुए हैं, हमने इसमें इस रो के अंदर हमने क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना आपको कि हम, ये हमारा दैट इज रीज है, ये फरो है, हम क्या कर रहे हैं, फरो में पानी डाल रहे हैं। ठीक है, मोस्टली गांव के अंदर इसको आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा फरो इरिगेशन है। अब देखिए, फरो इरिगेशन की बात करें तो ये रो क्रॉप जो हमारे होते हैं, जैसे आपका ग्राउंडनट हो गया, आपका पोटैटो हो गया। ठीक है, उस समय मोस्टली हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ पे हम फरो बनाते हैं क्रॉप के बीच में। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे डिपेंड करता है हमारा डायमेंशन जो है वो फरो का, वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, है ना, कौन सा इक्विपमेंट आप यूज़ करोगे। इसके अलावा हमारा सॉइल का टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो उसको फरो के डायमेंशन को रखते हैं। आप डायमेंशन को वाइड रख सकते हैं, नैरो रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के क्रॉप को चूज़ किए हो, इक्विपमेंट कौन यूज़ करने वाले हो, मिट्टी कैसी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। आपने को मैंने जस्ट बताया कि भैया इसको हम मोस्टली फरो इरिगेशन कहते हैं। यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो है फसल लगा पड़ा है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, अब ये कहाँ पे एडेप्टेबल है हमारा, तो आपको पता है कि ये जो हमारा फरो इरिगेशन है वो वाइड स्पेस क्रॉप में हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जितने वेजिटेबल हैं वो मोस्टली हम फरो इरिगेशन ही करते हैं, जैसे मेज के अंदर, सोरगम के अंदर, शुगर केन, कॉटन, टोबैको, ग्राउंडनट, पोटैटो, इसमें मोस्टली करते हैं। लेकिन ये सैंडी सॉइल में हमारा सूटेबल नहीं होता है, याद रखिएगा। सैंडी सॉइल के अंदर ये मेथड जो है हमारा सूटेबल नहीं होता है। ठीक, चलिए अब बात करें इसके एडवांटेज। तो एडवांटेज पता ही है आपको कि पूरा का पूरा लैंड सरफेस की कवर कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा जो लेबर का रिक्वायरमेंट है वो भी, मतलब लेबर रिक्वायरमेंट फॉर लैंड प्रिपरेशन एंड इरिगेशन इज रिड्यूस्ड। जाहिर सी बात है कि इसमें आपको उतना ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस एक रिज बनानी है और इस पर आपको फसल लगा देनी है। ठीक है, आप चेक बेसिस में आपको काफ़ी ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, क्योंकि आपने एक प्रॉपर बॉर्डर बनानी है, फिर उसको क्रॉस सेक्शन करनी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता था और कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको लेबर लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है ना, जिससे क्या हो रहा है, आपका प्रॉपर जो लैंड का वेस्टेज है वो भी कहीं ना कहीं आप कम कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके एडवांटेज हैं। चलिए, अब हम फरो इरिगेशन को भी क्लासीफाई करते हैं। देखिए, फरो इरिगेशन को अगेन हम क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन अलाइनमेंट ऑफ फरो, है ना, शेप एंड साइज और स्पेसिंग, और बेस्ड ऑन इरिगेशन, इसको अलग अलग हम डिवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें बेस्ड ऑन अलाइनमेंट, तो एक आता है हमारा स्ट्रेट, देखिए ना, एक मिनट, आता है आपका स्ट्रेट फरो और कंटूर फरो। ठीक है, अब देखिए क्या अंतर है। अगर बात करें स्ट्रेट फरो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जाहिर सी बात है कि हम बना रहे हैं फरो इरिगेशन, वहाँ पे हम डाल रहे थे। कंटूर के अंदर देखा ना आपने, कंटूर फार्मिंग, तो वो हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर बात करें शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग, तो आपका आता है जैसे डीप फरो आ जाएगा। ठीक है, आपका डीप फरो आ जाएगा, कोरुगेशन आ जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो आपका और है, जैसे देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, यहाँ से आपके एग्जाम का क्वेश्चन आता है
कि अगर बेस्ड ऑन इरीगेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो पहला आता है ऑल फरो, दूसरा आता है अल्टरनेट फरो इरीगेशन, स्किप फरो इरीगेशन, फिर आता है सर्ज इरीगेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि ऑल फरो इरीगेशन में क्या करते हैं, ध्यान समझिए। ऑल फरो इरीगेशन के अंदर क्या करते हैं, भाई कि वो मैसेज कर रहे हैं कि सर ऊपर समझ में नहीं आया, देखिए ध्यान से। मैं बोला आपको कि ये वाला उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डीप फरो मतलब कि आपने उसको डीपली फरो बना के उसके अंदर आपने प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करी हो और उसमें आप इरीगेशन कर रहे हो। ठीक है, और उसके अलावा आपको मैं बताया कि स्टेट मतलब आप स्टेट में जैसे आप रिज फरो बना के कर रहे हो, कंटूर में आप कंटूर बना के कर रहे हो, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका बेस्ड ऑन इरीगेशन, इसको समझिए ध्यान से। ठीक है, तो अब ऑल फरो के अंदर जैसे कि नेम से इंडिकेट कर रहा है कि भैया सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो फरो है वो इरीगेट किया जा रहा है। मतलब सारे फरो को जब आप इरीगेट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऑल फरो बोलते हैं। देखिए सारा फरो आपका इरीगेट कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आपका आता है, ठीक है सारे कर रहे हैं। चलिए अगला आता है आपका अल्टरनेट फरो। अल्टरनेट जैसे कि एक को छोड़ के, ठीक है। अल्टरनेट में क्या होता है, ध्यान समझिए। अल्टरनेट में क्या करते हैं हम कि यहाँ पे ओड और इवन सिस्टम चलता है। जैसे मान के चलिए आपको दिखाता हूँ फील्ड में, चलते फील्ड को में, ये हमारा फील्ड है। यहाँ पे आपने एक फरो बनाया, दूसरा फरो, तीसरा, चौथा, मान के चलिए ये फरो हमने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पानी कैसे डालेंगे, जैसे अल्टरनेट है मतलब एक को छोड़ के डालना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑल फरो नहीं है, अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट में आप कैसे पानी डालोगे, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले इवन या फिर और चूज कर लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बट यहाँ पे बोला है पहले आप इवन चूज़ कीजिए। ठीक है भैया, इवन चूज़ करना है हमको। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 9 फरो हैं। तो अब हमको क्या करना है, इसके अंदर हमें डालनी है इवन में। एक मिनट भाई, ठीक है, डालनी है हमको इवन में। तो पहले हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे इसके अंदर, फिर डालेंगे इवन मतलब 4। भाई पता है ना, 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर के आते हैं। 3 है ना, 5 7 ये सब हमारे ऑड नंबर है। ये हो पता है कि नहीं पता है, इतनी तो मैथ आती है ना। चलिए तो देखो, तो हम जब भी अल्टरनेट फरो के अंदर इरीगेशन करेंगे तो पहले डालेंगे हम किसके अंदर, इवन के अंदर। तो 2 4 6 8 इसमें डाल दिए पानी। अब आपका जब नेक्स्ट टाइम हम देंगे पानी, तो नेक्स्ट टाइम हम अब इवन में नहीं देंगे, अब हम ओड में देंगे। तो फिर डालेंगे किसके अंदर, 3 के अंदर, है ना, 6 के अंदर, 6 के अंदर नहीं, 5 के अंदर, 7 के अंदर, 9 के अंदर, आपका 1 के अंदर। तो मतलब एक बार आपको डालना है इवन में, एक बार डालना है आपको ओड के अंदर। ठीक, तो यह होता है हमारा अल्टरनेट फरो इरीगेशन के अंदर। अगला आता है स्किप। अब स्किप में क्या करेंगे हम, भैया स्किप कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्किप कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे एक हमारा फील्ड है, इसमें देंगे, इसमें नहीं देंगे, इसमें देंगे, इसमें नहीं देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्किप फरो इरिगेशन। ठीक है, समझ में आ गया। और ये करके हम मोस्टली 30 से 35% पानी को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पानी इसके अंदर दोगे तो इससे यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका नेक्स्ट जो रो है उसमें भी पानी के कहीं कुछ ना कुछ मॉइस्चर आ जाएंगे, वो हमारे क्रॉप जो है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम करते हैं मोस्टली। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अगला आता है आपका सर्ज इरिगेशन। अब देखिए सर्ज इरिगेशन क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। सर्ज इरिगेशन क्या होता है, ये भी एक पानी सेव करने का टेक्निक होता है। मान के चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ, ये आपका फील्ड है। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और थोड़ा चलते हैं हम अपने यहाँ पे, और यहाँ से समझते हैं कि सर्ज इरिगेशन क्या होता है। देखो सर्ज इरिगेशन के अंदर क्या होता है, ध्यान समझना, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान के चलिए कि ये आपका फील्ड है। ठीक है, ये फील्ड है आपकी, क्या हो गया, चलो देखो ये आपकी फील्ड है। ठीक है, ये फील्ड है आपका। अब यहाँ पे आपका जो है वो ट्यूबवेल लगा हुआ है, यहाँ से आपने कनेक्शन ले गई, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये फरो बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो फसल है वो लगे पड़े हैं, यहाँ लगे हुए हैं। तो होता है क्या है सर्ज इरिगेशन के अंदर, ध्यान समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे मान के चलिए
कि हमको पानी पटानी है, तो एक बार क्या करेंगे, हम यहाँ पे मोटर लगा हुआ है हमारा, अब क्या करेंगे पानी जिसे हम ऑन कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, सर्ज इरिगेशन को हम लोग ऑन ऑफ इरिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सर्ज इरिगेशन आल्सो नोन एज ऑन ऑफ इरिगेशन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कि ये हमारा मोटर लगा हुआ है, हम पानी डाल रहे हैं फील्ड में, अब पानी यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, मोटर को बंद कर देंगे। अब क्योंकि पता है आपको कि पानी ऑलरेडी इधर से आ रही है आ रही है, अब आप पानी यहाँ पे सप्लाई बंद कर दिए, तो पानी क्या होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ दूर तक आगे चला जाएगा, ठीक है, जाएगा ना भाई, क्योंकि पानी इधर तो ऑलरेडी हमारा पड़ चुका है, वो भी हमारा स्पीड में पानी पीछे से आ रही है और पानी यहाँ तक आ गया। फिर क्या करेंगे, हम मोटर ऑन कर देंगे। अब मोटर ऑन करेंगे तो पानी यहाँ से तो भाई तेज निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मिट्टी गीली हो चुकी है। अब फिर पानी यहाँ से जैसे यहाँ पे आएगा हम बंद कर देंगे, फिर पानी यहाँ से, अब क्योंकि पानी हमारा इधर जो पानी ऑलरेडी भाई बंद करोगे तो पानी यहाँ से तो आता रहेगा ना इधर वाला, तो ये पानी हमारा फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने क्या करी, पानी को सेव कर लिया, ठीक है। तो सर्ज इरिगेशन जो है वो ये भी तरह इसी मेथड को बोलते हैं। भैया मोटर ऑन कीजिए, पानी यहाँ तक आ गया, फिर मोटर को बंद कर दीजिए, पीछे की जो पानी होगी वो आगे न आगे तक आ जाएगी, फिर यहाँ तक मिट्टी हमारा इरिगेट हो चुका, फिर मोटर ऑन कीजिए तो पानी, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली है, तो गीली है भाई, मिट्टी गीली है ना, तो पानी यहाँ से भागने में आसानी पूर्वक तेजी से निकल जाएगा यहाँ पे। फिर जैसे यहाँ पे आएगा मोटर बंद कर दीजिए, नेक्स्ट ये सबसे पानी से जो है वो हमारा ये वाला पोर्शन इरिगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सर्च इरिगेशन, और इसी को हम प्रैक्टिस करते हैं अपने फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा सर्च इरिगेशन कंसेप्ट, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या थियोरेटिकल पोर्शन में है। जैसा कि मैंने आपको बताया भैया कि इसको हम ऑफ एंड ऑन इरिगेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने जस्ट आपको बता दिया, ठीक है। और इसके तहत जो इसकी एफिशिएंसी है वो सोचिए कितना ज़्यादा है, 85 से 90%, मतलब कि ड्रिप इरिगेशन के बाद सबसे ज़्यादा किसी की एफिशिएंसी होती है तो वो आपका कौन है, तो भैया वो आपका सर्ज इरिगेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कोरुगेशन। तो कोरुगेशन को कुछ समय के लिए छोड़िए, है ना, इसको अब लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे कोरुगेशन इरिगेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी एक फ्लो बना हुआ है तो वो नहीं खराब है, थोड़ा सा ये स्लाइटली अलग कंसेप्ट है, ठीक है। इसको एक समय के लिए थोड़ा सा होल्ड कीजिए, हम इसको लास्ट में कवर कर देंगे। चलिए अब आता है आपका सब सरफेस इरिगेशन। देखिए सब सरफेस इरिगेशन का क्या सेंस होता है कि सब सरफेस इरिगेशन में क्या करते हैं, मोस्टली हम अभी तक जितने मेथड पढ़े वहाँ पे आपने देखा होगा एक कॉमन चीज़ था कि भैया वहाँ पे फील्ड था और फील्ड के ऊपर हम पानी को अप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम प्रैक्टिस करते हैं कि नीचे की तरफ, मिट्टी से नीचे की तरफ खुदाई करके बनाते हैं टनल छोटा सा, और इसमें हम पाइप लगा देते हैं, और पाइप लगाने के बाद यहाँ पे कुछ छेद होते हैं और इस छेद से हमारा पानी ऊपर की तरफ रिश्ता रहता है। अब क्योंकि मिट्टी यहाँ वाला गीली हो जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, मिट्टी मतलब मिट्टी के नीचे जो हमारा फील्ड था ना, उस फील्ड के नीचे की तरफ हमने क्या करा है, इस बार एक थोड़ा सा टनल बना के वहाँ पे हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ अब आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी गीली होगी। अब मिट्टी गीली होगी तो भैया ये ऊपर की तरफ जाएगा बाय द कैपिलरी एक्शन की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जब आप मिट्टी पे पानी गिराते हो तो मिट्टी यहाँ गीली तो होगी, आसपास की मिट्टी भी क्या होती है, गीली हो जाती है। तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारे रूट को मिलता रहेगा। अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन भैया काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव मेथड होती है, काफ़ी अच्छा खासा टेक्निक चाहिए। और अगर गलती से मान के चलिए बीच में ब्लॉकेज हो गया किसी वजह से, तो आपको पूरा पूरा टनल खोलना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा माथामारी वाला काम है, काफ़ी एक्सपेंसिव वाला काम है, इसलिए फार्मर हमारा ये अडॉप्ट नहीं करता है, ठीक है। सब सरफेस समझ में आ गया क्या होता है, सब मतलब भैया सरफेस के नीचे हमने क्या किया, सरफेस के नीचे जाके देखा, अब आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये हमारा फसल लगा हुआ है, नीचे रूट है, और उसी के नीचे हमने क्या करा है, एक टनल बना के हमने पाइप लगा दी है और नीचे से पानी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पानी, इसका एडवांटेज भी है, यहाँ पे इवेपोर ट्रांसपिरेशन जो है वो रिड्यूस होता है ना, धूप का कोई चक्कर नहीं है, हमारे रूट को पानी चाहिए वो उसको मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी हैं, इसलिए किसान हमारा ये प्रैक्टिस नहीं करता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोलता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पानी को नीचे से हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम 30 से 75 सेंटीमीटर जो है वो नीचे की तरफ एक गड्ढा बनाते हैं और वहाँ पे हम जो है पानी को सप्लाई करते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक। इसके एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज ये है
कि यहाँ पे पानी की कम से कम रिक्वायरमेंट में काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो इवेपोरेशन है, मतलब इवेपो ट्रांसपिरेशन है, परकोलेशन जो लॉसेस होती हैं वो नहीं होगी, मतलब वेस्टेज का, हमारा लैंड का वेस्टेज भी नहीं होगा। इसके अलावा फार्म मशीनरी वगैरह चलवाना है तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है ना कि ये फील्ड आपकी, ये फील्ड तो गीला हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको इस पे इक्विपमेंट को अगर यूज़ करनी है तो दिक्कत होगी। लेकिन अब मिट्टी में क्या है कि भाई नीचे हमारे जड़ हैं और पानी हमको इसी जड़ को मिल जा रहा है, ऊपर की तरफ मिट्टी जो हमारी है वो सूखी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से आप किसी एक्टिविटी को कर सकते हो। ऊपर से आपके वीड भी जो है वो उतने ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, वीड का भी जो आपका मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेज होते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो वही आपको सबसे पहले बताया मैंने आपको कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा कि तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड है, कुछ प्रॉब्लम आई तो दिक्कत हो जाएगा, वाटर लॉगिंग कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ ना कुछ इसके लिमिटेशन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं प्रेशराइज या मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, प्रेशराइज मतलब क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के थ्रू हम पानी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारे मॉडर्न टेक्निक है इसलिए इसको मॉडर्न सिस्टम बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, प्रेशराइज मतलब प्रेशर के साथ निकल रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, ड्रिप इरिगेशन। ऑप्शन रहा तो ये भी सही है और आपका स्प्रिंकलर भी सही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं ड्रिप इरिगेशन, जिसको टपक सिंचाई बोलते हैं। होप्स आप सब लोग इसके अवेयर होंगे, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जिसको नहीं पता देख लो। यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका फील्ड है, हम क्या करते हैं इस फील्ड में जैसे आपका ये रिज बना हुआ है, इस रिज पे हमारे क्रॉप लगे पड़े हैं। ठीक है, ये हमारा फसल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मोटी सी यहाँ पे एक पाइप आती है, उस पाइप को हम बिछा देंगे। ये पाइप बिछ गया हमारा। अब इस क्योंकि पाइप में क्या होता है, यहाँ पे छोटा छोटा छेदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्स होते हैं। अब इस पोर के थ्रू क्या होता है, पानी हमारा जड़ को मिलता रहता है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि भैया पानी कहाँ मिल रही है, केवल जड़ के पास मिल रही है। हम पूरे के पूरे फील्ड में पानी को नहीं छोड़ रहे हैं, केवल पानी हम इस पाइप के थ्रू जा रहा है और पानी जो है वो इसी पोर्स के थ्रू जड़ के पास पानी हमको इसी यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एडवांटेज होता है ड्रिप इरिगेशन का, इसमें पानी का सेविंग काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी जो है वो केवल हमारे क्रॉप के जड़ को मिलता रहता है। और भाई जाहिर सी बात है ना कि हमें पूरे फील्ड में क्यों डालनी है, हमें सिर्फ इतना पानी डालना है कि हमारा क्रॉप के जड़ को मिल सके। अब इससे एडवांटेज ये होती है कि भाई कहीं ना कहीं इससे आपका जो वीड है वो भी ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा फील्ड में पानी छोड़ नहीं रहे, केवल पानी यहीं मिल रहा है तो वो फसल यूज़ कर लेगा। ठीक है, इस एरिया तो पूरा खाली रह गया, इधर तो पानी मिला ही नहीं, तुम्हारा वीड कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा तरीके से होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी टेक्निक है, वाटर सेविंग काफ़ी ज़्यादा करती है। ठीक है, आपको पता है कि ये टेक्निक जो है वो हमारा इजराइल से विकसित हुआ है। ये आया जो टेक्निक है वो इजराइल से हमारा आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना। और ये उस एरिया में काफ़ी सूटेबल होता है जहाँ पे पानी की काफ़ी कमी होती है। जैसे आप जब जाओगे जहाँ पे रेगिस्तान है ना, वहाँ उधर जाओगे तो उस सब एरिया में जो हमारे कुछ क्रॉप्स लगे होते हैं तो ये इसी सिस्टम को यूज़ करते हैं। आप जाओगे तो रोड किनारे देखोगे ये ड्रिप पर बिछा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पानी की बहुत कमी है। ठीक है, यहाँ पे पानी को डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, उस क्रॉप के रूट के तरफ। ठीक है, और आपको पता है कि इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है वो 90 to 95%। सोच लो कितने पानी सेविंग कर रहा है, 90 to 95%। और इसी सर्च इरिगेशन की बात करें तो 80 to 85% कर रहा था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है, तो याद रखिएगा ड्रिप इरिगेशन की होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों में वहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें कुछ क्या लगे होते हैं। आपका इसमें पंप होता है, ओवरहेड टैंक होते हैं, मेन लाइन होता है, सब मेन होते हैं, लेटरल होता है, इमीटर होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ उसके इक्विपमेंट के नेम दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम PVC पाइप यूज़ करते हैं। चलिए, एडवांटेज क्या है पता ही है आपको कि एडवांटेज बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। एक तो आपको प्रॉपर पानी मिल रही है, मतलब वाटर का जो कमी है वो भी मतलब इससे फुलफिल, मतलब वाटर की कमी भी है तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए यूज़फुल ही होगा, क्योंकि कम पानी में ये अच्छा वर्क करता है। ठीक है, अब इवेपोरेशन होते हैं, क्योंकि पानी डालोगे फील्ड के अंदर तो इवेपो ट्रांसपिरेशन हो जाएंगे तो वाटर के लॉसेस हो जाएंगे, वरना लीचिंग हो जाएगा, परकोलेशन होगा। यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, वरना वाटर काफ़ी अच्छे तरीके से सेव हो रहा है। इसके अलावा पानी जो है हमारा पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक
ठीक है। इसके अलावा आपका देखेंगे तो जो पानी का रेट है वो डिपेंड करता है ड्रिपर जो आप लगाए हो उसका साइज़ क्या है। ये जो है वो सुटेबल है रो क्रॉप के है ना, रो क्रॉप में आप कोकोनट लगा सकते हो, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सॉइल इरोजन रिड्यूस करता है, क्योंकि ये सोचिए फील्ड है, आपने पानी छोड़ दिया था, पानी पूरा बहता हुआ गया और मिट्टी को लेते हुए चला गया, तो कहीं ना कहीं आपको सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, क्योंकि पानी केवल एक ही जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे रूट के पास। ठीक है। इसके अलावा ये अच्छा तरीके से वीड कंट्रोल करता है, लैंड को सेविंग करता है, मतलब लैंड आपका बर्बाद होने नहीं देता ना। ये हमारे लेबर जो है वो उनके कॉस्ट को कम करता है। लेबर को यहाँ पे कोई इनिशियल रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद लेबर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसके एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लिमिटेशन भी है भाई कि इसमें आपको शुरू में अच्छा खासा पैसे लगेंगे। ठीक है। आपको पता है कि गवर्नमेंट इस पर 90% सब्सिडी देती है, 10% फार्मर को पे करना होता है। ठीक है। 90% तक का सब्सिडी है, सोच लो। ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है कि आपके जो डीपर लगे होते हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो पानी बाहर आ नहीं पाता, तो ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब हमको कोई फार्म या कोई इक्विपमेंट जो है, कोई मशीन वगैरह है, जब हमारे फील्ड में चलाना होता है तो इसको खोल के हमको अलग करना पड़ता है, फिर उसको सेट कीजिए, तो एक थोड़ा सा झमेला ये है। ठीक है। इसको फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, मतलब कई बार आपको पाइप के टाइम रहते हैं, पाइप फट गया, पाइप खराब हो गया, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिमिटेशन ये हैं, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान के चलो ये हमारा फील्ड में कोई क्रॉप लगा हुआ है, ठीक है, अब पानी इसको मिल रही है प्रॉपर, तो इसकी रूट जो है वो कहीं ना कहीं डेप्थ तक जाती है, रूट इसको डेप्थ तक जाएगा। लेकिन अब सोचिए, क्योंकि होता है ना भाई कि हमें अगर कोई रिसोर्सेज की कमी हो तो हम और अच्छे तरीके से और अंदर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमको पूरा का पूरा पढ़ना है। लेकिन अगर आपको बना चीज़ मिल रहा है, नोट्स है ना, कोई आपके नोट्स बना के दे दिए, तो फिर हम कहीं ना कहीं हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। भैया सुनो ना, एक आदमी है जो सिंपल से वही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा, जो ये आदमी है जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। अब क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है, अरे सिंपल से एग्जांपल है, अमिताभ बच्चन देखोगे तो क्या किया था, अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, तो आज काफ़ी स्ट्रगल किया, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और आज वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। लेकिन उन्हीं के बेटे को देख लो। ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता सक्सेस नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए जितना उनके फादर है। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है। तो अब बात यह है कि अब क्योंकि इनको वो चीज़ नहीं मिला था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। ठीक है। लेकिन उनके बेटे को क्या है, बना सब कुछ मिल गया, तो वो उतना ग्रो नहीं कर पाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है कि ये अगर पानी जो है वो थोड़ा सा पानी कमी है, या फिर पानी उसको अच्छे तरीके से दे रहे हो, तो इसके रूट काफ़ी ज़्यादा डीपली ग्रो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइटली होते हैं। लेकिन इसके रूट तक कोई आप डायरेक्ट पानी दे रहे हो, ऊपर से पानी दे रही हो, तो इसको जब पानी ऊपर से दे ही रहे हो, तो उसको रूट को क्या ज़रूरत है और ज़्यादा वो ग्रो करेगा। रूट उसका ग्रो ही नहीं कर पाता है, मतलब रूट उतना डीपली जा ही नहीं पाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर थोड़ा हवा भी चलेगी ना जोर से, तो इसके रूट जो है वो प्लांट हमारा उखड़ जाएगा। इसको आप देखेंगे, आपको कभी नोटिस करना है चीज़ें कि आप ऐसे फील्ड में जाना जहाँ पे ड्रिप नहीं लगा हुआ है, और उसके प्लांट को उखाड़ के देखना, थोड़ा सा आपको मतलब मेहनत लगेगा। कई बार क्या होगा कि बीच में टूट जाएगा लेकिन उखड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा फील्ड में जाना जो कि जहाँ पे ड्रिप लगा हुआ है, उसके प्लांट को उखाड़ना तुरंत वो उखड़ जाएगा, क्योंकि उसमें पानी ऊपर से दे रहे हो तो उसका रूट उतना ज़्यादा डीपली गया नहीं, तो उसको एनकरेज जो होता है वो थोड़ा सा उसके पुअर होते हैं। ठीक, ये इसके लिमिटेशन होते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, मोस्टली याद रखना है इसमें एक क्वेश्चन कि ये अनडुलेटेड सॉइल के अंदर सूटेबल होता है। अगर मिट्टी जहाँ पे हमारी ऐसे ऐसे है, उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे हम इसको लगा सकते हो। ठीक है। इसको हम स्प्रिंकलर बोलते हैं। आपको फोटो के अंदर दिखाई पड़ रहा है। ठीक, ये मतलब बोलता है कि साइमल्टेनियस, मतलब जैसे रेनफॉल होता है ऐसे ही, मतलब ये फुहारा मारता है, लगेगा रेनफॉल हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे पानी हम ऊपर से देते हैं, हमको यहाँ जड़ के पास देने की जरूरत नहीं है, पानी हम ऊपर से अप्लाई करेंगे। ठीक है। जैसे लगेगा कि फुहारे से पानी आ रहा है, तो ये भी हमारा प्रेशर के साथ ही हमारा जो है वो रिलीज होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करें टाइप ऑफ स्प्रिंकलर की। तो आपको पता है स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो अगेन आपके दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे टाइप का होता है, समझिए ध्यान से, एक ऐसा होता है जो रोटेटिंग होता है, मतलब यहाँ पे आपका पाइप है, यहाँ से गया हुआ है और यहाँ से ये जो नोजल लगा हुआ है ये रोटेट होगा तो घूमेगा। इसलिए आप एक बार यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा रोटेटिंग हेड स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कंप्लीट यहाँ पे जो है वो ये घूमता रहता है और ये घूमता रहेगा, पूरा फील्ड को इरिगेट करता रहेगा। एक होता है परफोरेटेड, मतलब यहाँ पे पाइप है, यहाँ पे
छेद लगे हुए हैं, छेदे हैं, और इसी पोर से पानी प्रेशर के साथ जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो आप एक बार फोटो इसके देखिएगा, इमेज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें पोर्टेबिलिटी के मतलब कि इसको कहाँ मूव कर सकते हैं, तो एक होता है पोर्टेबल सिस्टम। ठीक है, जिसको कहीं भी ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मूव कर सकते हो उसको लेके। एक होता है सेमी परमानेंट सिस्टम, मतलब थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो। एक होता है सॉलिड, मतलब भैया थोड़ा मतलब हल्का फुल्का आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। एक होते हैं परमानेंट, मतलब कि अगर यहाँ पे सेटअप कर दिए हो तो इसको यहाँ पे यहीं भी फिक्स हो जाएगा, इसको यहाँ से हिल नहीं सकता है, इसको यहाँ से अगर शिफ्ट करोगे तो तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज की अगर बात करें तो आपको पता है कि ये हमारे अंडुलेटिंग सॉइल के अंदर काफ़ी अच्छा काम करता है, जहाँ पे मिट्टी हमारी ऐसे से है। ठीक है, वहाँ पे काम आ जाएगा। ये 35 से 40% पानी को सेव करता है। ठीक है, इसके थ्रू आप फर्टिगेशन भी कर सकते हो, मतलब इसमें पानी डाल दिए है ना, पानी के अंदर क्या करो, उसमें डाल दो आप फर्टिलाइजर वगैरह, तो वो भी अच्छे तरीके से काम करेगा। आप उसको ड्रिप इरीगेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, है ना, इरोजन को कम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रोस्ट से। आपको पता है कि फ्रोस्ट हमारे फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो अगर आप क्या करोगे, शाम में अभी देखो, अभी मोस्टली फ्रोस्ट का आपको प्रकोप देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। तो हमें क्या करना होता है कि शाम में क्या कीजिए, आप एक बार स्प्रिंकलर को चला दीजिए, तो क्या करेगा, पूरे पत्ती पे ऐसे फैल जाएगा। तो जिससे क्या होगा, फ्रोस्ट का जो इम्पैक्ट है वो हमें हमारे क्रॉप को कम पड़ता है। ड्रेनेज प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी ऊपर से मिल रही है ना, लैंड को ये सेव करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके जो है वो एडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। लिमिटेशन क्या है कि भैया इसके इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना, और ये हवा से जो है वो अफेक्ट हो जाता है। जैसे मान के चलो कि ये फील्ड में आपका यहाँ पे लगा हुआ है स्प्रिंकलर, अब ये पानी ऊपर की तरफ मार रहा है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे फसल को मिल रहे हैं, लेकिन हवा आएगा तो क्या करेगा, इसको इधर से इधर मोड़ देगा, तो पानी कहीं और जाने लगेगा ना, तो इसको हवा से ये अफेक्ट होता है ना। अब क्योंकि ये स्प्रे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपके इवोपरेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सुटेबल नहीं होते हैं जो लंबे क्रॉप, जैसे शुगर केन, है ना, शुगर केन के जो आप देखोगे तो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो ये अगर पानी स्प्रे करेगा तो यहीं तक कर पाएगा, पूरा तो नहीं कर पाएगा। तो ये लॉन्ग जो हमारे टॉल क्रॉप होते हैं उसके लिए सूटेबल नहीं होते हैं, और ये हैवी क्ले सॉइल के अंदर भी सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पुअर क्वालिटी वाटर कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, जो हमारे पुअर क्वालिटी के वाटर है उससे आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे नोजल्स लगे होते हैं, आपके नोजल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नोजल ब्लॉक ना हो जाए इसलिए हमको अच्छे क्वालिटी के वाटर यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था हमारा, दैट इज़ स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, ये तो बाकी आपका पार्ट है नहीं, इतनी बात याद रखिएगा। ये हमारा इरिगेशन था। अभी थोड़ा सा देखते हैं हमारा जो बचा हुआ है, दैट इज़ कोरुगेशन। ठीक है, चलिए लास्ट अपना है जो है कोरुगेशन इरिगेशन। देखिए, कोरुगेशन का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको मैंने लास्ट में इसलिए बोला क्योंकि बीच में अनट्रैप्ड कर रहा है, बहुत जगह आपको ये ट्रैप नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए उसको लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। कोरुगेशन में क्या होता है, देखिए अगर हम 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा फरो में इरिगेशन डाल रहे हैं तो उसको डीप फरो इरिगेशन बोलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नमी रखने के लिए, सिर्फ मॉइस्चर पर्पस के लिए कर रहे हैं, मतलब इरिगेशन आप अगर 10 सेंटीमीटर से कम कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरुगेशन इरिगेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सेलो इरिगेशन बोल सकते हैं इसको, मतलब एक मिनिएचर फॉर्म है फरो का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इरिगेशन को बहुत ही माइन्यूट में देते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में देते हैं, लेस देन 10 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते हैं, ताकि सिर्फ एक नमी बना रह सके। सिंपल सी बात, उसी को बोलते हैं कोरुगेशन इरिगेशन। नहीं समझ आया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बस मतलब दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मोस्टली अगर हम 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा फरो में इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम डीप फरो इरिगेशन बोलते हैं। लेकिन अगर 10 सेंटीमीटर से भी कम फरो में इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब सिर्फ नमी रखने के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, 10 सेंटीमीटर से भी कम हमें इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सेलो इरिगेशन, और उसी को हम बोलते हैं दैट इज कोरुगेशन सिस्टम। तो क्या बोलता है, मिनिएचर फरो, मतलब 10 सेंटीमीटर से भी कम का यहाँ पे फरो बनाया है, उससे भी कम हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये अडॉप्ट होता है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में, जैसे जो ग्रेन्स हो गए, जो फॉरेस्ट चारा वाले फसल हो गए, है ना, जो पास्चर वाले क्रॉप हो गए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये सुटेबल होते हैं। मोस्टली ये लाइन सोइंग जो होते हैं ना, देखिए ब्रॉडकास्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी अच्छा सुटेबल मतलब माना जाता है जिसमें लाइन सोइंग किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा मोस्टली ये क्रस्ट, ऐसे सॉइल जिसमें बन जाता है क्रस्ट, जरा बताइए मेरे को आप
पढ़े होंगे सॉइल साइंस तो, कि क्रस्ट किस में बनता है, कौन सा ऐसा सॉइल है जिसमें क्रस्ट बन जाता है, पपड़ी बन जाता है। तो आपको पता है कि ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होता है, पपड़ी बन जाती है। तो मोस्टली ये इरिगेशन आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इसमें नमी देते रहिए ताकि ये हमारा भीगा रहे मिट्टी और इसमें पपड़ियाँ ना बने। भैया सिंपल सी बात है, कोरुगेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर से कम पानी प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ मिट्टी हमारी गीली रहे, सिर्फ नमी रहे, उसके लिए करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरुगेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक समझ में आ गया। लेकिन ये सूटेबल नहीं है कहाँ पे, सैंडी सॉइल के अंदर ये सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत। चलो, तो टिल देन ये हमारा था इरिगेशन वाला पोर्शन, जिसको मैंने बहुत ही कम टाइम में ख़त्म करवाया, फिर भी तो 1 घंटे के आसपास तो हो नहीं चला। तो इसको एक बार आप वीडियो को देखिएगा, एक बार आपके माइंड में आ जाएगा, फिर आपके नोट्स को रिवाइज कर लेना। इसके ऊपर आप एग्जाम में मोस्टली लिखने चलोगे ना तो 5 से 6 पे चला जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी कवर हो गए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना। मैं पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।